चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं रूल्स ऑफ मैरिज के बारे में, विवाह के नियमों के बारे में। है ना? अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि हमारा जो फैमिली सिस्टम था, परिवार की व्यवस्था थी, अर्ली सोसाइटी में कैसी थी, प्राचीन समाज में। ठीक है? आपने पितृवंशिकता को पढ़ लिया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब पैट्रिलिनी को डिफाइन हमने कर दिया है। अब हम देखेंगे बच्चों इसमें कि पैट्रिलिनी में जो बेटी होती थी, पुत्री होती थी, उसका स्टेटस क्या होता था, डॉटर इन द पैट्रिलिनी। है ना? पैटर्लिनी का मतलब क्या है बच्चों, जिसमें कि पिता के मरने के बाद उसके बेटे उसकी गद्दी के उत्तराधिकारी बनते हैं, या फिर उसके संपत्ति प्रॉपर्टी पे राइट किसका होता है, बेटों का होता है। हमारे कॉमन सोसाइटी में आज भी, आज भारत में हिंदू समाज में देखेंगे तो हमारी जो प्रॉपर्टी पर राइट किसका होता है, बेटे का ही अभी भी माना जाता है। मैं उसकी बात रिलीजियस वे में बात कर रहा हूँ, लीगली कॉन्स्टिट्यूशन तो अब ऐसा आपको परमिशन नहीं करता है। ठीक है? तो पितृवंशिकता की बच्चों बात करते हैं। पितृवंशिकता में बेटी का स्टेटस क्या बच्चों, बेटी को बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेटस जो था हमारे अर्ली सोसाइटी में, प्रॉपर्टी के मामले में तो कम से कम नहीं मिला हुआ था। भले उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं बेटी के मामले में जो लॉ थे उसमें कम इंपॉर्टेंस थी। सो डॉटर हैव लेस इंपॉर्टेंस इन द पैट्रिलिनी। पितृवंशिकता में बेटी को कम महत्व में बच्चों मिला हुआ था। उदाहरण के तौर पर अगर आप यहाँ पर देखें कि पिता के संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं था, तो द डॉटर हैव नो क्लेम ऑन द फैमिली प्रॉपर्टी और फैमिली हाउस होल्ड्स। कोई भी बेटी हो, उसको परिवार के संसाधनों पर, उसके रिसोर्सेज पर, परिवार की संपत्ति पर किसी भी प्रकार का बच्चों कोई अधिकार नहीं होता था। ठीक है? बेटों का ही अधिकार होता था, उसमें भी सबसे बड़े बेटे का। इस मामले में अगर आप आज हमारे हिंदू सोसाइटी को देखेंगे तो आज भी देखिए फैमिली में जो है बेटा ही फैमिली का एक जो होता है, उसको प्रॉपर्टी का राइट बेटों को ही मिलता है, बेटी को नहीं मिलता है। ठीक है? तो रिलीजियसली क्या कर रहे हैं हम, एंशियंट टाइम से चला हुआ आ रहा है। तो पिता के संसाधनों पर बेटी का कोई अधिकार नहीं होता था, फैमिली बेटी का कोई भी राइट नहीं होता था, बिल्कुल अलग से। दूसरा बात है गोत्र से बाहर शादी कर देना, मैरिज आउटसाइड द किन। ये एक ट्रेडिशन बन गया था कि बेटी को जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाए, और वो भी गोत्र से बाहर, यानी बेटी को अपने कुल से बाहर। गोत्र को मैं भी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। हर जो व्यक्ति हिंदू धर्म में माना जाता है उसका कोई ना कोई गोत्र होता है, गोत्र माना जाता है, गोत्र का भी एक नियम होता है। ठीक है बच्चों? तो गोत्र को भी बाद में बताएंगे हम। तो किसी भी लड़की की शादी कर देना जल्दी से जल्दी, ये बहुत डिज़ायरेबल था, माना जाता था कि उसे शादी कर दी जानी चाहिए, और ये एक रिचुअल था, एक तरह से धार्मिक कर्तव्य था, इसको मानना ही पड़ेगा। तो ये बहुत आवश्यक था, बस ये नियम था कि बेटी की शादी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। दूसरा था महिला के जीवन पर नियंत्रण। महिला के जीवन पर बच्चों का भी पिता का नियंत्रण होता था, और शादी के बाद बेटी उसका हस्बैंड का कंट्रोल होता था। तो रेगुलेशन ऑन द वुमेन्स लाइफ, पत्नी के जीवन पर नियंत्रण करने के लिए उसकी जो थी सही समय पर सही व्यक्ति से शादी कर देना आवश्यक था, और यही माना जाता था कि महिला की शादी सही समय पर सही व्यक्ति से कर देनी चाहिए। ये आमतौर पर पिता से उम्मीद की जाती है, वो शादी करेगा तो सही समय पर सही व्यक्ति से महिला की शादी कर देना। ठीक है? इससे क्या कहेंगे हम इसको, मतलब एक फैमिली रिचुअल है, एक पारिवारिक कर्तव्य है, किसका, पिता का ही कर्तव्य है। ठीक है? फिर अगर बात करें कन्यादान की बच्चों की, गिफ्ट ऑफ गर्ल, कन्यादान पिता का एक धार्मिक कर्तव्य माना गया। कन्यादान आपको पता है हिंदू धर्म में कन्यादान कहा जाता है ना, कन्यादान का इंपॉर्टेंस है। तो उस समय क्या था कि द मेन रिलीजियस रिचुअल ऑफ द फादर इज टू जस्ट गिफ्ट ऑफ गर्ल। कन्यादान पिता का एक धार्मिक कर्तव्य माना गया। आज आप भी देखेंगे हमारे समाज में कहते हैं ना कि बेटी बड़ी हो गई है, बेटी की शादी करनी है, बेटी के हाथ पीले करने हैं, बेटे की शादी के बजाय बेटी की शादी की चिंता किसी पिता को ज़्यादा होती है। तो ये प्राचीन काल से ये ट्रेडिशन चला हुआ है, अर्ली सोसाइटी से ये ट्रेडिशन है। हमारे धर्मशास्त्र जो है संस्कृत में जो लिखे हैं वहाँ भी लिखा है कि पिता का एक धार्मिक कर्तव्य है कि बेटी की शादी सही समय पर सही व्यक्ति से वो कर दे, द राइट पर्सन एंड द राइट टाइम। है ना? उस पर टाइम पर लड़की की शादी होनी चाहिए। तो कन्यादान वाज द रिलीजियस ड्यूटी ऑफ एनी फादर, उसको करना है जल्दी जल्दी शादी। ठीक है? इस तरह से देखें तो बच्चों पुत्री को कम महत्व मिलता था संपत्ति के मामले में। मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है कि बेटी को कम जो है प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता था, कम महत्व मिलता था, या संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता था इस मामले में। ठीक है? तो आपने देख लिया इस तरह से कि विवाह के नियमों में सबसे पहले अगर हम पिता की बेटी की स्थिति देखें तो पिता के संसाधनों पर बेटी का कोई अधिकार नहीं होता था। गोत्र से बाहर उसकी शादी कर देना जल्दी से जल्दी, ये बहुत अपेक्षित था कि शादी कर देनी चाहिए। महिला के जीवन पर पहले पिता का और शादी के बाद उसके हस्बैंड का कंट्रोल होता था, और सही समय पर सही व्यक्ति से महिला की शादी कर देना ही अच्छा माना जाता था। आमतौर पर जो बड़े परिवार के लोग होते थे, एलिट क्लास होता था, वो लड़कियों की शादी कम एज में कर देते थे, और बहुत कंट्रोल करने के लिए लड़कियों को कम छूट देने के लिए शादी कर देते थे। गिफ्ट ऑफ गर्ल, कन्यादान। कन्यादान एक धार्मिक कर्तव्य था, रिलीजियस रिचुअल ऑफ एनी फादर जस्ट टू डू
अ गिफ्ट ऑफ गर्ल, मतलब एक लड़की का कन्यादान करना है शादी के मामले में। ये सारे नियम आज भी आपको हिंदू समाज में मिलेंगे। आज के हिंदू समाज में आप देख सकते हैं, आज भी लड़की की शादी गोत्र से बाहर कर देना ही अनिवार्य होता है। जाति के अगर मान लीजिए गोत्र से बाहर का मतलब ये होता है कि शादी जल्दी करनी है लड़की की। पिता के संसाधनों पर आज भी जो है हिंदू समाज मानता है कि लड़की को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। महिला के जीवन पर आज भी पति का और पिता का काफ़ी हद तक कंट्रोल अभी भी रहता है। और कन्यादान आज भी अच्छा माना जाता है हिंदू समाज में कि करना ही करना है पिता ने, ठीक है। अगला टॉपिक है विवाह के प्रकार, ठीक है। विवाह के प्रकार को समझते हैं, विवाह के प्रकार का मतलब क्या होता है। इस टॉपिक को बच्चों में अगले वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल इस छोटे से टॉपिक को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।